नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इवनिंग एजेंडा में आज हम बात करेंगे खून के प्यासे खुले बोरवेल गड्ढों की। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बोरवेल अब खून के प्यासे हो चुके हैं, जो लगातार बच्चों की बलि ले रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है, लेकिन कोई जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि जिसके मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आखिर हर बार हम सरकार और प्रशासन से सवाल पूछते हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन खुले बोरवेल अभी भी जानलेवा बने हुए हैं। एक के बाद एक मासूम काल के गाल में समाते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे विदिशा के 7 साल के मासूम लोकेश की, जिसको बचाने के लिए 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कब तक ये खुले बोरवेल मासूम बच्चों के खून के प्यासे रहेंगे। चौबीस घंटे तक चले ऑपरेशन रेस्क्यू में आखिरकार 7 वर्षीय मासूम लोकेश ने अपनी जान गंवा दी। ये ही वो गड्ढा है जिसमें वो गिरा था, बोरवेल, और उसके बाद लगभग 24 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बताया जा रहा है कि वह कल इन्हीं खेतों पर अपनी दादी के साथ काम करने के लिए आया हुआ था। जब उसकी दादी चने के खेत में कटाई का काम कर रही थी, उसी वक्त जो है वो खेलते खेलते यहाँ आ पहुँचा था और उसके बाद इस बोरवेल में गिर गया था। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगातार काम कर रही थी। हालांकि कल देर शाम के बाद ही वह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जो कि चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन सीसीटीवी के माध्यम से उस पर पूरी नज़र रखी जा रही थी। आज रात भर जो है ये पूरी कार्रवाई चली और अल सुबह 11:20 के आसपास जो है इस रेस्क्यू को पूरा किया गया और जो बच्चा था उसको यहाँ से निकाला गया। इसके बाद उसको लटेरी जो अस्पताल है वहाँ ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया और उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि कलेक्टर विदिशा का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जितने भी प्रयास थे वह सफल नहीं रहे। ये बेहद ही दुखद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो खेत मालिक है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी कलेक्टर के द्वारा किया गया है। लेकिन ये घटना एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या आगे चलकर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो बोरवेल है क्या वो अब ढके जाएंगे ताकि किसी और लोकेश को अपनी जान ना गंवानी पड़े। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 लटेरी। सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। बार बार लगातार हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में ही कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर बोरवेल के गड्ढे में बच्चे गिरे। कई खुशकिस्मत रहे जो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन कईयों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो टीकमगढ़ से इस समय हमारे सहयोगी राजीव रावत जुड़ गए हैं अधिक चर्चा करने के लिए। राजीव, छतरपुर की हम बात करें, छतरपुर में ही पिछले 15 से 16 दिन पहले नैन्सी बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी और उससे 8 महीने पहले दीपेंद्र भी बोरवेल के गड्ढे में गिरा था। ये जो घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं वो ये बताती हैं कि छतरपुर टीकमगढ़ इलाके में ये जो घटनाएं हैं काफी गंभीर हो चली हैं और बोरवेल के गड्ढों को लेकर काफी लापरवाही वहां पर बरती जा रही है। राजीव, देखिए, बोरवेल के जो गड्ढे हैं वो गड्ढे करने के बाद उनको कैप से ढकते नहीं है, इस वजह से पूरी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने 2020 में और 2021 में एक आदेश जारी किया था और एक टीम भी गठित की थी ताकि जो शहरी इलाके हैं उनमें नगरीय स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों पर और एक टीम बनाकर मॉनिटरिंग भी की थी, जिसमें से 25 गड्ढे ऐसे जिला प्रशासन को मिले थे जो खेतों में थे और उनको ढका नहीं गया था। तो जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया था, उसके बाद आदेश जारी किया था। अब विदिशा की घटना के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन हरकत में आया, उसने टीम गठित की है और इसके बाद
फिर से आदेश जारी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की कमियां और लापरवाही जरूर इस मामले में नजर आती है, क्योंकि इस तरीके के जब गड्ढे होते हैं तो उस पर केरोसिन डालने के बाद उनको कैप लगाकर ढक दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन को भी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। गंभीर बात यह है कि जब बोरवेल करने वालों के लिए परमिशन दी जाती है तो उस समय कंडीशनल परमिशन देनी चाहिए और कंडीशन रखनी चाहिए कि अगर कोई बोरवेल करवाता है उसके बाद गड्ढा खाली रखता है और उस पर कैपिंग नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक सख्त कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो लोग उसको समझेंगे और उसको गंभीरता से लेंगे। अगर इस तरीके के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आगे भी इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। निवाड़ी जिले में भी इस तरीके की एक घटना सामने आई थी 2 साल पहले, जहां एक मासूम की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद निवाड़ी प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया था और आदेश भी जारी किया था। लेकिन जिसके बाद अब प्रशासन विदिशा की घटना के बाद हरकत में आया है और तमाम अब जो ग्रामीण स्तर है और शहरी स्तर है, राजस्व विभाग की टीम लगातार अब निरीक्षण कर रही है और जहां भी बोरवेल इस तरीके के मिलते हैं तो उन बोरवेलों पर तत्काल कैपिंग भी की जा रही है, उन्हें ढका भी जा रहा है और ढकने का आदेश भी टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने दे दिया है। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय राजधानी भोपाल से शैलेंद्र सिंह भदौरिया और ऋषु नायडू बैतूल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुआवजे का ऐलान हो जाता है, पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिल जाता है, प्रशासन अलर्ट जारी कर देता है। 1-2 केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं कि कहीं पर बोरवेल के गड्ढे को ढक दिया है या भर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्यजनक यह है कि घटना घटित हो जाने के बाद, बड़ी घटना घटित हो जाने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है। देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है उसके बाद सरकार निर्देश भी जारी करती है। कुछ उसकी पहल भी लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें देखने को मिलती है कि जो बोरवेल खुले होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उनके मालिकों के ऊपर जुर्माने भी किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस पहल को भुला दिया जाता है और उसका परिणाम यही होता है कि फिर कोई बच्चा जब बोरवेल में गिरता है तो फिर से वही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार को उस दिशा में कदम उठाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जागरूक जो है वो स्थानीय लोगों को होना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बोर करा रहा है और यदि उसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि उस बोर में पानी नहीं निकला है या किसी कारण से वो फैल हुआ है तो उसको ढककर रखा जाना चाहिए या फिर उसको पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। न केवल ठीक है शैलेंद्र, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। इस समय हमारे साथ सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। प्रवीण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि जो बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको नहीं लगता प्रशासन को, सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत? प्रवीण जी, देखिए, मैंने अपने जिले में इसमें जो है 144 का ऑर्डर भी पास किया है, धारा 144 का जी, और प्रत्येक नागरिक संस्था और बोर के जो भी मालिक है उनको ये सूचित किया है कि आपके आधिपत्य में जो भी बोर है जो खुला है आप उसको इमीडिएटली ढक्कन लगाएंगे, फेंसिंग करेंगे। और आम जनता के लिए भी हम लोगों ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है जी, कि आप जो है इसकी सूचना, यदि आपको लगता है कि किसी भी लोकेशन पे बोरवेल खुला हुआ हो और इसकी सूचना है तो उसकी फोटोग्राफ हमको इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन हमने जारी करी है जी, और उसका परिणाम है कि 1-2 जगह से हमारे फोटोग्राफ भी आ गई है, हम उसको कवर भी करवा रहे हैं जी। तो हम लोगों ने कानूनी प्रावधान भी किए हैं और आईसी भी की है। हमको उम्मीद है कि हम हमारे जिले में इस पे कोई दुर्घटना नहीं होगी और इस पे के खुले बोर्स को चिन्हांकित हम लोग करके उनको बंद भी करवा लेंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है? प्रशासन की तरफ से भी पहल होनी चाहिए कि लोगों को और भी ज्यादा जागरूक किया जाए ऐसी घटनाओं को लेकर? प्रवीण जी, निश्चित रूप से हम लोग जागरूक कर ही रहे हैं, कानूनी प्रावधान भी कर रहे हैं और ये बिल्कुल जो है विषय ऐसा है कि जिसमें हमको स्वयं को चिंता करनी चाहिए कि यदि हमने इतना गहरा बोरवेल किया है और वो सूख गया है तो उसको हमको बंद भी करना चाहिए। हम तो उस सवाल जो उसके पार्ट है जहाँ पर यदि छोटा सा भी गड्ढा होता है उसको हम लोग बूढ़ने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे के पाँव को चोट ना लगे, और यहाँ हम इतने बड़े बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं, निश्चित रूप से लापरवाही है और हम हमारे जिले में इसको जो है दोनों स्तर पर टैकल कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रवीण जी, तो ये थे सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में आदेश जारी कर दिए हैं, नंबर भी जारी कर दिया है कि लोगों को अगर कहीं भी बोरवेल का खुला हुआ गड्ढा दिखे उसकी फोटो और सूचना प्रशासन को दी जाए।
शैलेंद्र, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जिस तरीके से कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि हमारी तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। लगातार जारी करता रहता है, लेकिन जो जमीनी अमला है, खासकर पटवारी की बात करूं या फिर ग्राम पंचायत सचिव की बात करूं, इस लेवल पर मॉनिटरिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लोग लगातार ग्राउंड में रहते हैं, खेतों का भी भ्रमण करते हैं, इनको ये पता भी होता है कि किस व्यक्ति के द्वारा कब बोर कराया गया और उसकी क्या स्थिति है। तो ऐसे में जो ग्रामीण स्तर पर पदस्थ अधिकारी हैं, वो यदि सतत मॉनिटरिंग करेंगे तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं कह रहा था बार बार कि जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका भी जागरूक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब किसी भी गांव में या इस तरह के घटनाक्रम पेश आता है तो अक्सर ये देखने में आता है कि उसी गांव का बच्चा जो है उस बोरवेल में गिरता है। यानी आपका अपना या आपके ही अपने परिवार का कहें या फिर गांव का ही कोई बच्चा इस तरह का शिकार बन जाता है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार तो अपने स्तर पर कार्रवाई करती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो जमीनी अधिकारी हैं, वो भी इस दिशा में लगातार काम करें। और एक दो दिन के लिए काम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मुहिम जो है वो लगातार चलनी चाहिए। हर मासिक तौर पर जिस तरीके से बैठकें होती हैं और समीक्षाएं होती हैं, उस दौरान इस विषय को भी रखा जाना चाहिए उसमें कि इस पूरे महीने भर में किन किन के यहाँ बोर हुआ और उनकी क्या स्थिति है। यदि वह किसी कारण से उस बोर में पानी नहीं है या पानी सूख गया है तो उसके निदान किस तरीके से किया गया है। तो ये सारी जो सतत मॉनिटरिंग अगर होगी तभी जाकर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है, वरना हर घटना के बाद केवल चर्चा और चर्चा ही होती रहेगी। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि लोगों को जागरूक होने की बेहद जरूरत है। यहाँ पर मैं लौटूंगा शैलेंद्र आपके पास। बैतूल से ऋषु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषु, जैसा कि भोपाल में हम देख रहे हैं लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, एक्शन में है। सीहोर कलेक्टर से हमने बात की, उनका भी कहना है कि हम भी लगातार पहल कर रहे हैं बोरवेल के गड्ढों को बंद करने के लिए। बैतूल में क्या ऐसी पहल आपको नजर आती है फिलहाल ऋषु? जी देखिए, बैतूल में 6 दिसंबर 2022 के दिन जो मांडवी गांव है वहां पर 8 साल का तन्मय नाम का एक बच्चा बोरवेल में गिरा था। लगभग 50 फीट की गहराई तक वो जाकर फंस गया था। 3 दिन तक एक जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन दुखद है कि तन्मय को बचाया नहीं जा सका। उसका शव जो है बोरवेल से बाहर आया। इस घटना के पहले तक बोरवेल के खुले मुहाने बंद करने को लेकर किसी भी तरह की अवेयरनेस न तो लोगों में थी और न ही प्रशासन कभी इस ओर ध्यान देता था। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन तत्काल एक्शन में आया। बैतूल कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि जितने भी जिले में खुले बोरवेल हैं, जिनके मुहाने खुले हुए, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। यदि कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 1 माह के अंदर 432 से ज्यादा खुले बोरवेल जो थे उनको बंद किया गया। आज एक और नई चीज सामने आई है, चूंकि 2-3 दिन पहले जो विदिशा में घटना हुई जहां एक बच्चे की बोरवेल में डेथ हुई है गिरने से, उसके बाद बैतूल पुलिस ने आज एक ऑर्डर जारी किया है, एक अपील जारी की है, जिसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति अपना नाम गुप्त रख के खुले बोरवेल की सूचना देगा उसे बैतूल पुलिस इनाम देगी, जो नगद इनाम होगा। सूचनाकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तो जिला प्रशासन ने एक एक्शन लिया और पुलिस ने एक एक्शन लिया, लेकिन इन दोनों एक्शंस के बीच में तकरीबन 2 से ढाई माह का एक गैप था, जिस दौरान इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। जरूरत यही है कि लगातार इस विषय पर चर्चा होती रहे, अवेयरनेस के लिए प्रशासन भी आदेश जारी करता रहे, ताकि समय समय पर लोगों को ये याद रहे कि कितनी बड़ी और दुखद घटनाएं इस खुले बोरवेल की वजह से हो चुकी है, और वो लगातार बोरवेल के मुहाने बंद करने के प्रयास करें और जरूरी तौर पर उन्हें बंद करें। बोरवेल कंपनीज की ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो कोई बोरवेल खोदते हैं उसके बाद उसके मुहाने को अच्छी तरह से सील किया जाए, जिससे कोई दुर्घटना न हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि प्रशासन, पुलिस अपनी जिम्मेदारी जिस तरीके से भी निभा रहा है, लेकिन आम लोगों की इसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बैतूल की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाका है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, खेती किसानी बहुत ज्यादा होती है और हर खेत में अमूमन एक बोरवेल मिलता है जिससे सिंचाई की जाती है। तो हर खेत में हर किसान को ये जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बोरवेल का मुहाना खुला न रह जाए। हर पहाड़ी क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए। राजस्व अमले को खास तौर पे ये जिम्मेदारी बिल्कुल ऋषु, ठीक बात कही आपने कि घटना की समय हो जाने के बाद ही नहीं कि कहीं लगातार इस पर चर्चा होनी चाहिए, लगातार इस पर लोगों को जागरूक करने की, जागरूक होने की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका, शैलेंद्र आपका और राजीव आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असमान उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के एक पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों को और उनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। कला की कद्र वक्त के साथ बढ़ती है और इस बात को डॉक्टर स्माइल खत्री ने अपने अडिग विश्वास और प्रयत्नों से सिद्ध करके दिखाया है। अजरक जो है वो हमारा वंश परंपरा से काम चला रहा है और ये अजरक करीब 4,500 साल पुरानी कला है। जब 2001 में भूकंप के चलते कच्छ के कई गांव नष्ट हो गए तो डॉक्टर स्माइल अपना निश्चय, अपनी कला और अपने लोगों को साथ लेकर अजरकपुर चले आए। उनका सामना और कई भी मुश्किलों से हुआ। एक तरफ जहां अजरक समय और धैर्य की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर मशीनी छपे कपड़ों का उत्पादन और प्रचलन दोनों ही तेज हो रहा था। पर विजय समस्या में अवसर खोजने से आती है। यूरोप में क्या हुआ, 1840 में इन लोगों ने पहले 2 रंग बनाए थे, एक इंडिको, एक अलिसरीन। इसके बाद कलर की दुनिया में ये लोग विकास करते गए और जहर डालते गए अंदर, तो नतीजा ये हुआ कि चमड़ी का कैंसर यूरोप में बढ़ गया। हमारे पिताजी को ये नेचुरल डाई का थोड़ा नॉलेज था, तो उनको ऐसा हुआ कि बच्चों को ये सिखाएं तो कभी काम आएगा। तो इसमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग ये जहर से बचे, हमारे ग्राहक भी बचे और एक तरह का जो मैं लोगों को बताता था उसमें एक तरह का अजरक का मार्केट हो गया। इस लुप्त होती कला के संरक्षण के लिए और अन्य अजरक कलाकारों को रोजगार प्रदान करने के लिए डॉक्टर स्माइल ने अपनी खुद की कार्यशाला को स्थापित करने का निर्णय लिया और ये साबित कर दिखाया कि कला हमेशा अमर होती है। इसके लिए उन्हें 2003 में मोफर्ट यूनिवर्सिटी लेसेस्टर यूके से डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया एवं उन्होंने यूनेस्को अवार्ड सील ऑफ एक्सेलेंस भी जीता। तो देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।